हाँ भाई बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं एमटीएस टेस्ट 554। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पर। तो एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये जो दे रखा है, कहते हैं बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा with the horizontal. After 1 second it is moving at 45 degree with the horizontal, and after 2 seconds it is moving horizontally. What is the speed of the projection of the ball? यानी कि बॉल को कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्व आउट करना। तो देखो पहले तो दे रखा है कि 1 सेकेंड के बाद ये 45 डिग्री एंगल पर बॉल पहुंचती है। तो देखो ऐसे सोच लें कि मान लीजिए कि इस तरीके से बॉल को प्रोजेक्ट किया है थीटा के एंगल पर, और 1 सेकेंड के बाद t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद ये यहां पर 45 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल से मूव कर रही है। और उसके बाद जब t इक्वल टू 2 सेकेंड का टाइम हो जाता है तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये बिल्कुल टॉप पॉइंट पर पहुंच जाती है, यहां पर पहुंच जाती है। तो उसके बाद ये हॉरिजॉन्टली मूव करने लगती है। तो हॉरिजॉन्टली ये मूव करने लगेगी तो ux से मूव कर रही होगी, है ना। ये जो ux वाला कंपोनेंट होगा वही कांस्टेंट रहेगा बेटा हर जगह, यहां भी वही रहेगा ux का, और ये इनिशियल वेलोसिटी uy के बराबर होगी। ठीक है, तो हमसे क्या कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब यहां पर जो u है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो u के लिए हमको जरूरत पड़ेगी ux की और uy की। अगर हमारे पास ux आ जाए uy आ जाए तो u इज इक्वल टू अंडर रूट ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर। इससे हम सॉल्व आउट करके इसको निकाल सकते हैं। तो पहले तो क्या करो कि यहां से लेकर के यहां तक का मोशन ले लो। ठीक है, यानी कि o से लेकर के ये टॉप तक का मोशन, और टॉप तक के मोशन में वर्टिकल मोशन लो, और यूज करो vy इज इक्वल टू uy माइनस gt। ठीक है, ये वाली इक्वेशन। तो इसमें देखो vy जो टॉप पर होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, uy की जो वैल्यू होगी वो ये uy, यही हमें निकालना है, और माइनस g की वैल्यू 10 यूज कर लो, और टाइम यहां से लेकर यहां तक का कितना है 2 सेकंड का, रख दो यहां पर। तो देखो यहां से uy की वैल्यू 20 के इक्वल आ गई। ठीक, uy हो गया 20, ये तो पता लग गया। अब ux और निकाल लें। तो ux निकालने के लिए क्या करो कि o से लेकर के यहां तक का t इक्वल टू 1 सेकंड तक का जो मोशन था, जहां पर 45 डिग्री के एंगल पर बॉल प्रोजेक्ट रहती थी, तो यहां से लेकर यहां तक का मोशन डिस्कस करो। तो यहां से यहां तक के मोशन के डिस्कस में फिर से वही वर्टिकल मोशन डिस्कस करते हैं, vy इज इक्वल टू uy माइनस gt। ठीक है, तो vy ये वाली वैल्यू है, तो vy इज इक्वल टू uy ये हम लोग निकाल चुके हैं। देखो बेटा 20 रख दो यहां पर, माइनस g की वैल्यू 10, और यहां तक का जो समय है वो 1 सेकंड है, रख दिया भाई। तो ये आ गया 20 माइनस 10, तो ये आ गई 10 के इक्वल वैल्यू। तो vy की वैल्यू ये आ गई 10। तो vy यहां पर 10 आ गया हमारे पास। अब ध्यान से देखना, ये ux है, ठीक, यही हमको निकालना है, ये ux यहां का भी होगा। तो यहां पर हम इक्वेशन लगा सकते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा हो जाएगा tan 45, और tan 45 इज इक्वल टू vy अपॉन ux, है ना। ux लिख सकते हैं, ये ux के बराबर होगा। तो देखो यहां से निकल आएगा ux इक्वल टू tan 45 इनटू vy। tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और vy ये हम लोगों ने निकाला बेटा 10 के बराबर। तो देखो यहां से आ गई ux की वैल्यू भी 10 के बराबर। ठीक है भाई, तो ux की वैल्यू 10 के बराबर आ गई। तो देखो ux यहां आ गया हमारे पास 10, ठीक, और ये uy हमने यही का जो निकाला था वो था 20 के बराबर। तो अब u की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं। तो देखो u इज इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ux मतलब कि 10 का स्क्वायर, और प्लस uy का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। तो बन गया बेटा ये अंडर रूट ऑफ 100 और प्लस ये 400, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 500, और 500 को मिल सकते हैं हम 10 रूट 5 के इक्वल। ठीक है, तो 10 रूट 5 के इक्वल प्रोजेक्टेड वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा क्या दे रखा है, कहते हैं बुलेट्स ऑफ 0.03 kg मास ईच हिट ए प्लेट एट ए रेट ऑफ 200 bullets per second with velocity 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो बुलेट्स हैं वो एक प्लेट पर टकरा रहे हैं, ठीक, एंड रिफ्लेक्टेड बैक विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड से टकराते हैं और उसके बाद 30 मीटर पर सेकंड से रिबाउंड भी हो जा रहे हैं। तो पूछ रहे हैं द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट इन न्यूटन, कितना एवरेज फोर्स प्लेट के ऊपर एक्ट कर रहा है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे इंपल्स वाला, ठीक है। देखो ये कई सारे बुलेट्स हैं, इस तरीके से आते हैं और इस पर टकराते हैं और टकराने के बाद ऐसे ये रिबाउंड होते जा रहे हैं। टकराने वाली जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड दे रखी है और जो रिबाउंड वाली वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। और ये 200 बुलेट्स हैं जो 1 सेकंड में इस प्लेट के ऊपर टकराते हैं और उसके बाद ये वापस हो जाते हैं, वही 1 सेकंड के अंदर ही। तो पूछ रहे कितना फोर्स ये प्लेट के ऊपर एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो याद करो इंपल्स वाला कॉन्सेप्ट होता है इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो देखो फोर्स की वैल्यू तो हमको निकालनी है, टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल जितने टाइम के लिए ये बुलेट्स प्लेट के कांटेक्ट में रहेंगे। तो कितने टाइम के लिए रहेंगे, पर सेकंड, 1 सेकंड के लिए कांटेक्ट में रहते हैं। ये 200 बुलेट जो है वो 1 सेकंड में टकरा जाते हैं इन प्लेट्स। तो टाइम पीरियड हो गया 1 सेकंड इक्वल टू डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है ये 200 बुलेट्स का, ये 200 बुलेट्स का जो चेंज इन मोमेंटम है ये हमें निकालना है। तो देखो एक बुलेट का जो चेंज इन मोमेंटम होगा m v फाइनल माइनस v इनिशियल के इक्वल होगा, ठीक है। और ऐसे 200 बुलेट्स हैं तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 बुलेट्स का चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तो भाई राइट हैंड साइड में देखो क्या वैल्यू हो जाएगी, इक्वल टू m देखो एक बुलेट का मास दे रखा है 0.03 v फाइनल, फाइनल वाली वेलोसिटी ये 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो 30 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ है वेलोसिटी, तो इधर की डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले लें तो उधर की जाने वाली वेलोसिटी जो है वो निगेटिव हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगी। तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये हम रखेंगे प्लस का 30 और माइनस v इनिशियल टकराने वाली तो ये माइनस की 50, और चूंकि यहाँ पर माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 50 हो जाएगा और इनटू 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो f इनटू 1 इक्वल टू दिस इक्वेशन बन जाएगी। बस भैया इसी को सॉल्व कर लेना है, जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो फोर्स की वैल्यू यहां से निकल करके आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पर ये 480 न्यूटन के आसपास आ जाता है, ठीक है। समझ आया बेटा, कर लोगे अब तो सॉल्व, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बात क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई ये आ गए हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो दे रखा है ए मास ऑफ 1 kg इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड, इट इज लिफ्टेड अप विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। भाई मान लो कि ये एक मास है, ठीक है, मान लेते हैं मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग से एक मास हैंग कर रहा है ना, 1 kg का है, ठीक, 1 kg का मास, और इसको हम ऊपर की तरफ लिफ्ट करा रहे हैं एक्सीलरेशन 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। a इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो भैया इसमें टेंशन एक t लग रहा होगा और इसका जो वेट है mg यानी कि 1g वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो ऊपर की तरफ इसको लिफ्ट करा रहे हैं। अब उसके बाद कहते हैं देन लोवर्ड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरी बार इसको नीचे की तरफ मूव कराते हैं इतने ही एक्सीलरेशन से। तो पूछा है द रेशियो ऑफ टेंशंस इन द फर्स्ट केस टू द सेकंड केस, पहले वाले केस में जो टेंशन इसमें बन रहा था वो और सेकंड वाले केस में जो टेंशन बन रहा है उन दोनों का रेशियो कितना होगा ये हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो मान लो कि पहली कंडीशन में टेंशन T1 के बराबर लग रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन बनेगी T1, अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो टेंशन बड़ा होगा, mg छोटा होगा, तो T1 माइनस 1g
इक्वल टू 1 इंटू ए हो गया 4.9, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो यहां से T1 की वैल्यू हो जाएगी G प्लस 4.9 मतलब 9.8 प्लस 4.9, ठीक है, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 14.7 न्यूटन के आसपास, ठीक है, ये आ गया T1। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि इसी मास को नीचे की तरफ इतनी एक्सीलरेशन से ला रहे हैं, तो जब नीचे की तरफ लाएंगे तो ये 1g बड़ा हो जाएगा टेंशन से, तो इक्वेशन बनेगी 1g माइनस टेंशन मान लो उस टाइम T2 है और ये वैल्यू 1 इंटू ए और ए की वैल्यू है 4.9, इसके इक्वल हो जाएगी। तो देखो यहां से बेटा T2 की वैल्यू आ जाएगी 1g माइनस 4.9 यानी कि 9.8 माइनस 4.9, तो ये देखो 4.9 के इक्वल आ जाएगा, इतने न्यूटन के बराबर, ठीक है। तो T2 भी आ गया बेटा हमारे पास, T1 भी आ गया, अब बस इनका रेशियो निकालना है। तो T1 बाई T2 की वैल्यू 14.7 अपॉन 4.9 के इक्वल हो जाएगी। काट दो भैया इसको, है ना, देखो 7 से कट जाएगा, फिर 7 से 3 बार चला जाएगा, तो 3:1 के बराबर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, समझ आया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, देखो बेटा इसमें क्या दे रखा है, कहते हैं ए फ्लाई व्हील ऑफ मास 50 kg एंड रेडियस ऑफ gyration अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0.5 मीटर, ठीक है, एक फ्लाई व्हील दे रखा है और उसका मास दे रखा है और उसकी रेडियस ऑफ gyration दी हुई है। फ्लाई व्हील का मतलब ऐसा हो गया कि उसमें इस तरीके से बीच में तीलियां लगी होती हैं, तो इसको एक रिंग की तरह आप कंसीडर कर सकते हो, है ना, व्हील जो है वो एक रिंग की तरह वर्क करता है, ठीक है, एक रिंग की तरह काम करेगा भैया। और इसकी रेडियस ऑफ gyration मतलब k की वैल्यू दे रखी है, k से नोट करते हैं ना रेडियस ऑफ gyration को, ये दे रखा है इसका। अब कहते हैं एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट टॉर्क, ये टॉर्क लग रहा है उसके ऊपर, ये टाउ की वैल्यू दे रखी है। कहते हैं इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकंड, t इक्वल टू 5 सेकंड के बाद इसका ओमेगा निकालना है, ओमेगा कितना होगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेटा फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो क्या करो कि इसकी रेडियस निकाल लो। रेडियस कैसे निकलेगी, तो उसके लिए देखो ये जो व्हील दे रखा है ना, इसकी रेडियस ऑफ gyration दे रखी है। रेडियस ऑफ gyration का कॉन्सेप्ट होता है, याद करो कि जैसे किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमको दे रखा है, तो अब क्या करेंगे, उस पूरी बॉडी के मास को उस एक्सिस से हम k डिस्टेंस पर रख देंगे और उस कंडीशन में उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I = mk² के इक्वल हो जाएगा। तो यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी जो एक्सिस के अबाउट जब वो बॉडी रोटेट कर रही थी तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यानी कि I = mk² की वैल्यू यहां पर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अब ये रिंग की तरह काम करेगा तो mr² के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा m से m तो कैंसिल, तो जो k है वही r हो जाएगा, तो r की वैल्यू भी 0.5 मीटर के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, तो r आ गया। अब इस पर टॉर्क लग रहा है इतना, तो इतना टॉर्क लगेगा तो टाउ = होता है I अल्फा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका अल्फा निकाल लेंगे कि इसको घुमाने के लिए अल्फा कितना यूज हो रहा है। तो टॉर्क की वैल्यू दे रखी है हमको 12.5, I हो गया mr², इस एक्सिस के अबाउट व्हील रोटेट कर रहा है, तो m की वैल्यू इसकी दे रखी है 50 और r की वैल्यू हो गई 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर इनटू अल्फा। तो यहां से बेटा अल्फा निकल आएगा और जैसे ही यहां से अल्फा निकल आया तो अब इक्वेशन लगाएंगे ओमेगा = ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, ठीक है, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। इनिशियल में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रही होगी 0, अल्फा जो यहां से निकला वो यहां पर पुट अप कर देंगे और टाइम की वैल्यू कितने टाइम के बाद निकालना है, ये 5 सेकंड के बाद निकालना है। तो टाइम की वैल्यू 5 सेकंड पुट अप कर देंगे तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाता है बेटा नियर अबाउट ये बी वाला ऑप्शन आ जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा था, 12 वाला दे रखा था, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 12 का 5th वाला ऑप्शन 5 रेडियन पर सेकंड, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। समझ आया बेटा, सॉल्व कर लोगे अब तो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखो बेटा क्या दे रखा है इसमें, कहते हैं बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द हाइट इक्वल टू रेडियस आर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ जो होती है उसकी रेडियस जो है उसी से उतनी ही हाइट से बॉडी को रिलीज किया जा रहा है। मतलब कि मान लीजिए कि ये है अर्थ जिसकी रेडियस आर के बराबर दे रखी है और इससे h इज इक्वल टू आर की ही हाइट से यहां से बॉडी को रिलीज किया जा रहा है। मान लो कोई m मास की बॉडी है और ये me, ये re, रेडियस ऑफ अर्थ को re से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। यहां से उसको छोड़ा जा रहा है ये a वाले पॉइंट से और ये b वाले पॉइंट पर आकर के टकराती है। तो पूछा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद व्हिच इट विल स्ट्राइक टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर ये कितनी वेलोसिटी से टकराएगी, यहां पर यही वाली वेलोसिटी हमको निकालनी है, ठीक है। मान लेते हैं v की वेलोसिटी से टकराती है, ये निकालनी है। तो अब क्या करते हैं, a से b के लिए हम यहां पर लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B, बस ये करना है हमको। तो लगाइए, तो टोटल एनर्जी एट A का मतलब काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B, ठीक है। वैल्यू पुट अप करते हैं बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी एट A क्या हो जाएगी 0, U इक्वल टू 0 से रिलीज किया यहां से, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है याद करो माइनस जी एम बी एम अपॉन आर, आर मतलब दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस, तो सेंटर से लेंगे यहां से तो ये 2re के बराबर हो जाएगा और ये इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, बी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, यही बी निकालना है बेटा हमको यहां पर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जब ये सरफेस से टकराएगा तो सरफेस पर जब बॉडी होगी तो सरफेस पर बॉडी और अर्थ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हो जाएगी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई के इक्वल, ठीक है। अब इस वाले टर्म को इधर ले आओ, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो बन जाएगा जी एम ई एम अपॉन 2re के इक्वल, ठीक है। इसको इधर लाएंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल। देखो m से m बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई के इक्वल, और अंडर रूट के अंदर ये जो जी एम ई है इसको हम जी आर ई स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, तो जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई, एक आर ई से आर ई कैंसिल, तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ जी आर ई के इक्वल, ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यू ये आ जाएगी जब टकराने पर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ए वायर कैन बी ब्रोकन बाय ए लोड ऑफ 20 kg weight, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक वायर ऑफ सेम मटेरियल विथ ट्वाइस द डायमीटर विल बी। अच्छा देखो कहते हैं कि एक वायर है जिसको तोड़ने के लिए 20 kg वेट की आवश्यकता होती है। अब इसी का डबल डायमीटर का वायर है तो उसको तोड़ने के लिए कितना ब्रेकिंग फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो कितना ब्रेकिंग फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो वो ब्रेकिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है, याद करो ब्रेकिंग फोर्स यानी कि F ब्रेकिंग की जो वैल्यू होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया के, है ना। F ब्रेकिंग यानी कि जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल होता है ना। मतलब कि ये किसके पाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये कह सकते हैं फाइनली रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट हमको यहां पर लगाना है।
तो देखो पहले फोर्स कितना दे रखा है 20 केजी वेट, तो एक इक्वेशन बन जाएगी 20 केजी वेट ये प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दूसरे का वेट जो है वो एफ के बराबर मान लो, यही हमको निकालना है। और रेडियस कितनी हो जाएगी डबल, जब डायमीटर डबल हो रहा है तो रेडियस डबल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, तो बन जाएगा 4r स्क्वायर। बस डिवाइड कर दो बेटा दोनों को, r स्क्वायर से r स्क्वायर देखो कैंसिल, तो f की वैल्यू यहां से आ जाएगी 80 केजी वेट के इक्वल, 80 केजी वेट के इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ आया बेटा सबको, क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 में देखो दे रखा है कि दो ड्रॉप है ना, कहते हैं 2 रेन ड्रॉप्स रीच अर्थ फ्रॉम क्लाउड्स विद डिफरेंट टर्मिनल वेलोसिटीज हैविंग रेशियो 9:4। ठीक है, मान लो एक ड्रॉप ये है ना, ऊपर से आ रही है और जब यहां पर पहुंचती है तो इनकी टर्मिनल वेलोसिटी 9:4 के रेशियो में होती है ना, यानी कि v1/v2 का रेशियो 9:4 के बराबर हमें दे रखा है। तो पूछा है देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी जो होती थी उसका वेलोसिटी का रिलेशन, ये जो ड्रॉप होती है इसकी रेडियस के साथ होता है। रेडियस के साथ कैसा रिलेशन होता है, फॉर्मूले में आपने पढ़ा होगा v प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का रिलेशन आता है। बस यही रिलेशन हमको यहाँ यूज कर लेना है, जिसकी हेल्प से पहले हम इनकी रेडियस निकाल लेंगे और फिर उनकी हेल्प से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो v1/v2 इक्वल टू 9/4, इसको हम r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो r1/r2 की वैल्यू इधर रूट हो जाएगा तो 3/2 के इक्वल आ जाएगा, तो r1/r2 आ गया 3/2। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो v1/v2 वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई r3, तो r1 क्यूब बन जाएगा ऊपर और नीचे 4/3 पाई r2 क्यूब हो जाएगा, यानी कि 4/3 पाई से तो ये कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, और r1/r2 का होल क्यूब, ये v1/v2 का रेशियो हो जाएगा। तो r1/r2 हमको 3:2 ये दे रखा है, तो 3 का क्यूब तो 27 हो जाएगा और नीचे 2 का क्यूब तो 8 के बराबर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 27/8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक बेटा, ये क्लियर हुआ सबको? चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चंस बेटा खूब लगाते रहिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए, एमटीएस का टेस्ट जरूर देते रहिए। और टेस्ट पेपर आप जब भी दीजिए तो हमेशा टेस्ट पेपर को इस तरीके से दीजिए, ये मान के दीजिए कि आप नीट का ही पेपर दे रहे हैं। जब इस तरीके से मान करके आप टेस्ट पेपर को देंगे तो समझ लीजिए आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप्ड होगा, हर बार कॉन्फिडेंस डेवलप्ड होगा, आपकी और पढ़ने की इच्छा होगी और अच्छा करने की इच्छा होगी। ठीक है, तो यही मान के चलिए हर बार कि हमको जितने भी टेस्ट देने हैं तो वो यही समझ के देने हैं कि जैसे नीट पेपर का ही हम टेस्ट दे रहे हैं, अपना फाइनल टेस्ट पेपर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं बेटा। देखो दे रखा है कि इन ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस pressure of a fixed mass of a gas is changed in such a manner that the gas releases 20 joule of heat। गैस जो है वो 20 जूल की हीट रिलीज कर रही है, तो जब सिस्टम से हीट रिलीज होती है तो वो नेगेटिव काउंट होती है बेटा, है ना। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20 जूल हो गई। ठीक, अब उसके बाद कहते हैं 8 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन दी गैस। तो जब ऑन दी गैस वर्क डन होता है तो वो वर्क डन कैसा होता है, निगेटिव होता है। जब बाय द गैस वर्क डन होता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो यहां पर 8 जूल का जो वर्क डन हो रहा है वो ऑन दी गैस हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो -8 जूल का वर्क डन हो रहा है। अब उसके बाद कहते हैं इफ इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज 40 जूल, यानी कि हमको U इनिशियल दे रखा है और पूछ रहे हैं कि U फाइनल की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द फाइनल इंटरनल एनर्जी। फाइनल इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है।
ठीक है, तो पहले तो देखो क्या करते हैं, पहले हम इसमें लगा लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, ये इक्वेशन लगाएंगे। डेल्टा Q की वैल्यू हो गई -20 डेल्टा U और माइनस डेल्टा W मतलब -8 के बराबर हो जाएगा। तो यहां देखो डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी -20 प्लस 8, तो ये आ जाएगा -12। ठीक है, डेल्टा U की वैल्यू ये हो गई। अब डेल्टा U को हम लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो ये वैल्यू -12 के इक्वल। तो U फाइनल बेटा हमको निकालना है और U इनिशियल की वैल्यू हमें दे रखी है 40 के बराबर इक्वल टू -12। तो यहां से देखो U फाइनल निकल के आ जाएगा, 40 को उधर ले जाते हैं, 40 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 28 के बराबर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। समझ आया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए दे रखा है एन आइडियल इंजन हुज एफिशिएंसी इज 40% receives heat at 500 Kelvin. If required efficiency is 50%, then intake temperature for the same exhaust temperature is। अच्छा, तो पहले तो देखो बेटा ये इंजन वाला क्वेश्चन है। तो इंजन वाले क्वेश्चन में जो एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, याद आ गया होगा आपको फॉर्मूला, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 जो होता था वो सिंक का टेम्परेचर होता था और T1 जो होता था वो सोर्स का टेम्परेचर होता था, जो हाई टेम्परेचर होता है ना। T1 ऊपर रखते थे, T2 नीचे रखते थे। तो T1 वाला टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता था, T2 वाला टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता था। ठीक है, ये एफिशिएंसी का फार्मूला आता है। तो देखो इसमें कह रहे हैं 40% एफिशिएंसी है, तो नीटा की वैल्यू 40%। अब ये चूंकि फ्रैक्शनल में वैल्यू दे रखी है तो 0.4 के बराबर हो जाएगी वैल्यू। 1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 देखो रिसीव्स, क्या कह रहे हैं, रिसीव्स हीट एट 500 केल्विन, यानी कि T1 वाला जो टेम्परेचर होता था ऊपर वाला, उससे हीट रिसीव की जा रही है ना। तो ये 500 केल्विन कौन सा हुआ? T1 वाला टेम्परेचर, ऊपर T1 वाला टेम्परेचर, ये 500 हमको दे रखा है ना। तो यहां से देखो हम T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, T2 अपॉन 500 इक्वल टू देखो 1 माइनस 0.4 मतलब ये 0.6 के बराबर, तो मतलब T2 की वैल्यू 0.6 इंटू 500 के बराबर है ना बेटा। सॉल्व करते हैं इसको तो 300 आ जाएगा, 300 केल्विन के बराबर T2 की वैल्यू आ गई है ना। तो T2 आ गया हमारे पास 300 केल्विन, यानी कि सिंक वाला टेम्परेचर। अब देखो क्या करें, द इनटेक टेम्परेचर फॉर द सेम एग्जॉस्ट टेम्परेचर, इनटेक वाला टेम्परेचर। अब क्या हमको निकालना है? T1 वाला टेम्परेचर निकालना है सेकंड कंडीशन के लिए। जब एफिशिएंसी 50% हो जाएगी तो कह रहे हैं कि अब T1 वाला टेम्परेचर कितना होगा जिसके लिए T2 यही वाला रखा जाए। तो अब दोबारा इसी इक्वेशन को लगा दो एफिशिएंसी वाली, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, तो T2 वाला जो टेम्परेचर है ये हम यही वाला यूज करेंगे, यही जो निकल गया है, और ये T1 को हम T1 डैश कर लेते हैं, ये वाला टेम्परेचर हमको निकालना है। तो एफिशिएंसी की वैल्यू रख देंगे, 50% है तो 0.5 इक्वल टू 1 माइनस T2 की वैल्यू रख देंगे बेटा 300, और T1 डैश हमको निकालना है, यहां से निकल के आ जाएगा है ना। तो कितना आएगा देखो 300 बटे T1 डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.5, यानी कि आ गया 0.5 के बराबर। तो यहां से T1 डैश की वैल्यू हो जाएगी 300 बटे 0.5, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ेगा तो ये आ जाएगा 600 केल्विन के बराबर है ना। डी वाला ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा। ये समझ आया बेटा सबको बहुत अच्छे से? ठीक, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये गलती से आ गया क्वेश्चन नंबर 1 फिर से, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, देखो कहते हैं 2 आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज सेंड 10 एम्पियर करंट थ्रू ए 5 ओम रेजिस्टर। ठीक है, देखो ऐसा कुछ है
कि दो रेजिस्टेंस, दो ईएमएफ हमको दे रखे हैं, मान लेते हैं कि ये दो ईएमएफ है, और एक रेजिस्टेंस से इनको कनेक्ट कर दिया गया। रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम का है, इसका ईएमएफ ई मान लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका भी ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, दोनों सेल जो है वो एक जैसे दे रखे हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा, ईएमएफ दोनों का सेम होगा। 10 एंपियर की करंट ये भेजते हैं, 10 एंपियर की करंट सर्किट में जा रही है। तो देखो एक इक्वेशन बन जाएगी यहां की कि जो करंट की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू ई नेट 2E के बराबर हो जाएगा, और R नेट 5 प्लस 2R के बराबर हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। फिर उसके बाद कहते हैं व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, ऐसे पैरेलल में इनको कनेक्ट कर दिया, फिर से वही वाला रेजिस्टेंस लगाया हुआ है 5 ओम का, तो अब ये सर्किट में 8 एंपियर की करंट को भेजता है, 8 एंपियर की करंट अब सर्किट में जा रही है। तो इसकी भी इक्वेशन हम बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इसकी बनाई थी। आ जाओ इधर, देखो करंट हो गई 8 एंपियर, टोटल ईएमएफ, अब देखो ये भी ई का, ये भी ई का, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा यहां पर कंबाइंड ईएमएफ बनेगा वो भी ई का हो जाएगा। तो ईएमएफ हो गया ई का, और अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो देखो ये आर पैरेलल में है, तो इनका इफेक्टिव बन जाएगा R/2 के बराबर, और उसके साथ में ये 5 ओम सीरीज, तो 5 प्लस R/2, ठीक, ये दूसरी वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब बस इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमको सॉल्व करके E और R दोनों चीजें निकाल सकते हैं। वैसे हमसे R पूछा हुआ है, ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा, यहां क्या करो, जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें यही 2 एलसीएम लो, तो देखो ये 2 ऊपर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे 8 इक्वल टू 2E अपॉन ये जो वही एलसीएम लिया ना हमने 2, वही यहां पहुंचेगा, तो यहां देखो 10 हो जाएगा और यहां R हो जाएगा, है ना, ये बन गई अब सेकंड इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से देखो 2E की वैल्यू निकालो और यहां से भी 2E की वैल्यू निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहां से देखो 2E की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 10 ब्रैकेट में 5 प्लस 2R और इक्वल टू, यहां से 2E की वैल्यू को लिख सकते हैं 8 ब्रैकेट में 10 प्लस R, और बस इसको सॉल्व करके R की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये देखो हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 20R इक्वल टू 80 प्लस 8R, ठीक है। अब 20 में से इसको ले आओ इधर साइड को सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, 20 में से 8 गया कितना, 12R बचेगा, और 80 में से 50 लिया तो 30 बचेगा इधर, तो R की वैल्यू आ गई 30/12 के इक्वल, ठीक है। तो बस अब डिवाइड कर दो, 2.5 ओम आ जाएगा, है ना, दिया ऑप्शन ए दे रखा है, ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया बेटा सबको? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। ये देखो मैग्नेटिज्म का है, वो स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसी पर बेस्ड है। देखो कहते हैं 3 लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट 10 एंपियर, 20 एंपियर, 30 एंपियर। ये 10 एंपियर, ये 20 एंपियर, ये 30 एंपियर की करंट चल रही है, ठीक है। कहते हैं पॉइंट P एंड Q आर इन मिडवे ऑफ वायर्स, P इन दोनों के बीच में है, Q इन दोनों के बीच में है। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है P पर और Q पर। ये P वाला पॉइंट हो गया और ये Q वाला पॉइंट हो गया, इन दोनों पर रेशियो निकालना। तो देखो इसको निकालने के लिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यही है भाई कि तीनों की वजह से पहले हम P पर फील्ड निकालें और तीनों की वजह से हम Q पर फील्ड निकालें और बस उनका रेशियो निकालें, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो क्या करना है, कोई भी जो स्ट्रेट वायर होता है, इनफाइनाइट वाला वायर है ना, तो फार्मूला पता होगा बेटा आपको कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का फार्मूला होता है जब r डिस्टेंस पर निकालते हैं, तो B इज इक्वल टू होता है μ0 अपॉन 4 पाई 2I/r, ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो पहले P पर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद Q पर। तो P पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी,
तो वो देखो इस वायर और इस वायर की वजह से है ना, राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं है ना, बायोट सावर्ट लॉ। तो देखो इनसाइड बनेगी, इस वायर की वजह से भी इनसाइड, इस वायर की वजह से भी इनसाइड, और इसकी वजह से आउटसाइड बनेगी। तो इनसाइड वाली फील्ड को पॉजिटिव मान लो चाहो तो आप, और आउटसाइड वाली को नेगेटिव मान लो। तो देखो P पॉइंट पर जो फील्ड बनेगी इस 30 एम्पियर वाले वायर की वजह से, तो ये फार्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, देखो कॉमन हो जाएगा और अंदर I बाई R सब में आएगा। तो I की वैल्यू हो गई 30 और R इससे जो डिस्टेंस होगी वो 2D और प्लस D मिड में है ना, यहां से यहां तक की बेटा D के बराबर होगी, तो 3D के बराबर हो जाएगी, ये 3D हो गया। फिर प्लस इसी तरीके से 20 वाले वायर की वजह से निकालेंगे तो करंट तो हो गई 20 और अपॉन डिस्टेंस हो जाएगी D के बराबर। इसकी वजह से यहां पर निकालेंगे तो आउटसाइड आएगी, तो माइनस हो गई 10 अपॉन, और ये भी डिस्टेंस D के बराबर होगी तो D। ठीक, इस तरीके से P वाले पॉइंट पर आ जाएगी फील्ड। इसी तरीके से हमने Q वाले पॉइंट पर निकाल लेनी है, तो Q वाले पॉइंट पर तीनों की वजह से निकालेंगे। तो इसकी वजह से तो देखो इनसाइड आएगी, और इसकी वजह से आउटसाइड, और इसकी वजह से भी यहां पर आउटसाइड आएगी। तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 ब्रैकेट में 30 और अपॉन इससे डिस्टेंस D के बराबर होगी D, फिर माइनस उनकी निगेटिव होगी सबकी 20 अपॉन D, ये भी होगा यहां से यहां D, और उसकी हो जाएगी माइनस 10 अपॉन 2D प्लस D यानी कि 3D के बराबर। ये आ जाए, और बस इन दोनों को डिवाइड कर देना है और इन दोनों का रेशियो निकाल लेना है। सॉल्व हो करके एक ऑप्शन आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 29, इसका ऑप्शन आता है फोर्थ वाला 3:1, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये रेशियो जब आप सॉल्व करोगे तो 3:1 के इक्वल है ना। बस ये कॉमन लेकर के ऊपर नीचे इतना तो देखो कैंसिल ही हो जाएगा है ना, D भी कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, बस थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो दे रखा है, ये मैग्नेटिज्म का है, वही अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो क्या कह रहे हैं, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज 4 × 10⁻⁴ टेस्ला, है ना। जैसे मान लो कि यहां पर इधर ईस्ट मान लो, इधर वेस्ट मान लो, ठीक है, उधर की तरफ नॉर्थ हो जाएगा, इधर की तरफ साउथ हो जाएगा। तो यहां पर जो अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको दे रखी है। तो हॉरिजॉन्टल किधर से किधर की तरफ होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये BH कंपोनेंट हमको दे रखा है, कितना दिया है, ये दिया है 4 × 10⁻⁴ के बराबर। ये BH कंपोनेंट हमको दे रखा है, ये है BH अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हमें दे रखा है। अब उसके बाद कहते हैं एंड डिप इज 45 डिग्री। तो यहां पर जो डिप एंगल है वो 45 है। डिप एंगल यानी कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि रिजल्टेंट फील्ड इधर नीचे की तरफ है 45 डिग्री के एंगल पर, तो इधर की तरफ होगी। ठीक, अच्छा, अब एक इसका होगा BH कंपोनेंट जो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो BV वाला कंपोनेंट, वो वर्टिकल होगा जो नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो अब कहते हैं कि मेटल रॉड ऑफ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये 20 सेंटीमीटर की एक मेटल रॉड है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे रखी हुई है। तो कहते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट की तरफ जा रही है, यानी कि इधर की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, यूं आपकी तरफ आ रही है। तो जब ये आपकी तरफ आएगी तो ये देखो कि ये कौन सा मैग्नेटिज्म का कंपोनेंट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कट करेगी, जिसकी वजह से इसमें EMF डेवलप होगा। तो देखो जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो इससे कट हो रहा होगा, जिसकी वजह से इसमें EMF डेवलप्ड होगा। हॉरिजॉन्टल वाला नहीं, हॉरिजॉन्टल वाला तो इसके प्लेन के अलोंग ही रहेगा, तो वो कट नहीं होगा। ठीक है, वर्टिकल वाला कट हो रहा होगा, जिसकी वजह से इसमें EMF डेवलप्ड होगा। तो EMF की वैल्यू होती है E = BVL के इक्वल। तो B यहां पर जो है वो वर्टिकल वाला कंपोनेंट यूज हो जाएगा, V वेलोसिटी, L कंडक्टर की लेंथ। अब इसकी वैल्यू को हमें पुटअप करना है। तो ध्यान से देखो, ये बेटा हमको BH दे रखा है ना, इतना,
और ये होगी बी, ठीक, ये BH दे रखा है और इधर की तरफ होगी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B और ये होगा वर्टिकल वाला कंपोनेंट, ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है। तो हमें यहां पर कौन सा चाहिए, BV वाला कंपोनेंट। तो BV वाले कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी उसको देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो ये BH वाला कंपोनेंट हमें गिवन है, तो एक तरीके से जो ये B का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यानी कह सकते हो B cos 45, इसको हम BH के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये BH अपॉन cos 45 के इक्वल हो जाएगी, ये आ गया B। और जो BV होगा इसको हम B sin 45 के इक्वल लिख सकते हैं, ये B sin 45 के इक्वल। तो BV की वैल्यू लिख दो B sin 45 के इक्वल और इनटू V वेलोसिटी यहां पर दे रखी है 5, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये वोल्ट में दे रखा है, तो 5 × 10⁻⁻² हो जाएगी ये, ठीक। और L लेंथ की वैल्यू, L लेंथ कंडक्टर की कितनी दे रखी है बेटा, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके। अब ये जो B है, ये B की वैल्यू हो जाएगी BH अपॉन cos 45, BH अपॉन cos 45 और ऊपर है इनटू sin 45, है ना, और इनटू 5 × 10⁻², 20 × 10⁻², तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 100, तो एक ये 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² केवल बचेगा यहाँ पर, है ना बेटा। अच्छा अब इधर आ जाओ, ये BH वाला कंपोनेंट हमें दे रखा है 4 × 10⁻⁻4 और ये sin 45 1 cos 45 बन जाएगा 1045 और 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 के इक्वल और इनटू 10⁻², तो ये देखो बन के आ जाएगा 4 × 10⁻⁻6 के इक्वल, 4 × 10⁻⁻6, तो A वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चौतीस के बाद क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36। देखो क्या है, ए कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 20 ओम एट 50 हर्ट्ज। ओके, एक कॉइल हमें दे रखी है, उसका रेजिस्टेंस भी दिया है और रिएक्टेंस भी दिया है ना, इसमें रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस वैसे तो इसके अंदर ही होगा, हमने बाहर बना दिया है ना। तो ये रेजिस्टेंस हमको दे रखा है इसका 30 ओम और इसका जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस मतलब एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा के बराबर होता है, ये हमें दे रखा है यहां पर 20 के बराबर और ओमेगा जब इसका 50 हर्ट्ज दे रखा है, तो ओमेगा मतलब 2πf यानी कि 2π × 50, ठीक। तो यहां से हम L निकाल सकते हैं, इसका L की वैल्यू 20/100π के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जो एक्सएल है वो भाई ओमेगा के साथ चेंज करता है, तो ये पहले 20 दे रखा है 50 हर्ट्ज पर, है ना। अब उसके बाद जो सोर्स हम लगा रहे हैं उसमें फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज के इक्वल है, फ्रीक्वेंसी बदल दी जाती है तो रिएक्टेंस भी बदल जाएगा इसका। तो अब कह रहे हैं कि इतने सोर्स से जब उसको हम कनेक्ट कर देते हैं तो पूछ रहे हैं कि करंट कॉइल में कितना होगा, कॉइल का करंट निकालना है। मतलब अब डायग्राम ऐसा हो गया है कि ये आरएल सर्किट है और इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है, 200 वोल्ट और 100 हर्ट्ज, ठीक। तो अब इसमें पूछ रहे हैं आई की वैल्यू क्या होगी, आई मतलब वही आई आरएमएस समझ लो, हमको निकालना है। तो आई आरएमएस इक्वल टू होता है वी आरएमएस अपॉन जेड के इक्वल, और जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है √r² प्लस xl² के इक्वल। तो r तो देखो फिक्स्ड होगा बेटा, वो तो हो गया 30, तो 30 का स्क्वायर और प्लस एक्सएल अब यहां पर तो दूसरा था, यहां पर दूसरा हो जाएगा क्योंकि ये ओमेगा यानी कि f बदल रहा है, तो L देखो फिक्स है इसका,
तो एक्सएल हम दोबारा से निकाल लेते हैं अब इस कंडीशन के लिए। इस कंडीशन के लिए एक्सएल हो जाएगा फिर से एल ओमेगा के बराबर। तो अब एल की वैल्यू तो ये रहेगी, ये तो फिक्स हुई 20/100 पाई के इक्वल, और ओमेगा की वैल्यू अब हो जाएगी 2 पाई एफ से 2 पाई इंटू 100 के बराबर। तो ये पाई इंटू 100 से 100 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 40। तो अब एक्सएल की वैल्यू जो है वो 40 ओम के बराबर हो जाएगी। रख दो यहाँ पर, तो 40 का स्क्वायर तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर 900, और ये 1600, तो ये अंडर रूट 2500। तो 2500 का मतलब 50 है ना, जेड की वैल्यू आ गई 50। तो अब आई आरएमएस हमको निकालना है, तो आई आरएमएस इक्वल टू वी आरएमएस। वी आरएमएस कितना दे रखा है 200 रख दो, और जेड की वैल्यू कितनी निकल के आई 50, तो ये आ जाएगी 4 एम्पीयर की, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। समझ आया बेटा सबको? क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। देखो कहते हैं कि if two coherent waves are represented by y1 is equal to 4 sin omega t and y2 is equal to 3 sin omega t plus pi by 3। ठीक है, दो वेव दे रखी है, एक y1 वाली है, ये है 4 sin omega t के इक्वल, और दूसरी y2 is equal to दे रखी है 3 sin omega t plus pi by 3 के इक्वल। ठीक है, दूसरी वाली वेव दे रखी है, अब इनका इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कह रहे हैं इंटरफेयर एट ए पॉइंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल बी अबाउट। यहां पर जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको सॉल्व आउट करने के लिए एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे सॉल्व करिए। मान लो कि ये साइन ओमेगा टी वाली जो वेव है वो इधर की डायरेक्शन में है, ये जिसका एम्पलीट्यूड 4 के बराबर है। ठीक है, 4 साइन ओमेगा, और जो दूसरी वाली वेव है ये हो गई y1 वाली, और दूसरी वाली जो y2 है वो है 3 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3, यानी कि ये वाली जो वेव है वो इससे पाई बाई 3 आगे है। तो पाई बाई 3 आगे तो इधर कहीं हो जाएगी, ये एंगल हो गया पाई बाई 3 के बराबर। पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री के बराबर। इधर y2 वाली वेव है, ये इसका एम्पलीट्यूड 3 के बराबर है, तो 3 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3 वाली वेव इधर की तरफ है, इसका एम्पलीट्यूड 3 के बराबर, इसका एम्पलीट्यूड 4 के बराबर। तो अब दो वेव हो गई, यानी कि ऐसे मान लीजिए जैसे दो वेक्टर हो गए है ना, ये 4 एम्पलीट्यूड ये 3 एम्पलीट्यूड का, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा r वो कितना होगा, तो r जो इनका रिजल्टेंट होगा यानी कि रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड वो अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, प्लस a2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos 60, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 और 9 25 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 देखो बेटा कैंसिल, ये आ जाएगा 12, 25 और 12 जुड़ जाएंगे तो कितना बनेगा 37, अंडर रूट 37। और अंडर रूट 37 को जब सॉल्व करोगे तो ये नियर अबाउट 6.1 के आसपास आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ आया बेटा सबको? तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि दो ट्रेन है, एक की लंबाई 101 मीटर है, दूसरे की लंबाई 99 मीटर है। ठीक, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक उधर से आ रही है एक इधर से जा रही है, एक दूसरे को क्रॉस करती है। मान लो ये एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है।
ये इधर एक दूसरे को क्रॉस करती है। एक की लंबाई ये 101 मीटर है, दूसरे की लंबाई 99 मीटर है। और कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में ये 54 और 36 ये आ रही है। ये 54 किलोमीटर पर आवर और ये 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो रिलेटिव मोशन यानी कि जो टाइम लगेगा रिलेटिव वाला, टाइम रिलेटिव इक्वल टू डी रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव, ये यूज कर लेते हैं। डी रिलेटिव में अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्टेंसेस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो गई। 101 में जोड़ देंगे 99, ठीक है। ऊपर ध्यान रखना मीटर में है और इधर वेलोसिटी अपोजिट में है, तो ये भी ऐड हो जाएंगे। तो 54 में 36 जुड़ जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन ये है किलोमीटर बराबर, तो इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड में बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर मीटर में है। 18 से ये 5 बार चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 25 और ऊपर आ जाएगा 200, तो 200/25, तो ये आ जाएगा 8। तो 8 का मतलब 8 सेकंड में ये ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते